साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिसने पिछले एक सप्ताह से देश और दुनिया को हिलाकर रखा हुआ है। देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक समूह की पहचान रखने वाला अडानी समूह इस समय संकट में है और उस संकट पर सियासत भी पुरजोर देश में चल रही है। यही हमारा विषय है। अडानी सहमा बाजार, सियासत गुलजार। शुरुआत होती है 24 जनवरी 2023 से, जब न्यूयॉर्क बेस्ड एक छोटी सी कंपनी हिंडनबर्ग के संदर्भ में उल्लेख आता है। उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें यह बताया जाता है कि जिसको दुनिया का तीसरा सबसे धनी व्यक्ति के तौर पर देखा जा रहा है, गौतम अडानी, वो और उनके नेतृत्व में बना हुआ संगठन दरअसल रेत के ढेर की माफिक है। जिस बुनियाद पर यह समूह खड़ा हुआ है उसमें कई प्रकार की आशंकाएं हैं। रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अडानी समूह ने अपनी पूंजी को बढ़ चढ़कर बताया हुआ है। जो कंपनियों का पूंजीकरण है वो ओवर वैल्यूड है, तकरीबन 85% ज्यादा उनको वैल्यू करके गुना करके बताया हुआ है। यह रिपोर्ट आने के बाद से शेयर बाजार में भूचाल आया हुआ है। जबरदस्त तरीके से अडानी के शेयर लगातार गिर रहे हैं। गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसमें बीच में अडानी के समूह के द्वारा एक बड़ी योजना निवेशकों के लिए लाई गई थी। जो उसका एफपीओ था वो बाजार में आया। 20,000 करोड़ रुपए बाजार से जुटाने का लक्ष्य था। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी गौतम अडानी के द्वारा उस एफपीओ को रद्द नहीं किया गया। वाड़े रहे कि हम एफपीओ को लाकर ही रहेंगे। एफपीओ आया भी और अपने प्रयास, अपने प्रयत्नों से समूह उसे पूरी तरीके से सब्सक्राइब करने में कामयाब भी रहा। लेकिन अडानी के शेयर जो इस एफपीओ को लाने से पहले तकरीबन 3400 रुपए उसकी मुख्य कंपनी की कीमत चल रही थी प्रति शेयर, वह गिरते हुए आज 1500 रुपए में है। जब इस प्रकार की उठापटक चली तो गौतम अडानी ट्विटर के माध्यम से जनता को संदेश दिए कि भले ही हमारा समूह का यह एफपीओ पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो गया है, पर फिर भी वर्तमान परिस्थितियों में यह नैतिक रूप से गलत होगा कि हम निवेशकों के संदर्भ में इस पैसे को अपने पास रखे रहें। इसलिए हम इस पैसे को अपने निवेशकों को वापस लौटा रहे हैं। कुल मिलाकर रसाकशी का दौर जारी है। इस बीच में देश में लोकसभा राज्यसभा का सत्र शुरू हुआ और विपक्ष इस मसले को लेकर हमलावर है। अडानी समूह के संदर्भ में आरोप रहे हैं कि वर्तमान की केंद्र सरकार का अतिरिक्त संरक्षण समर्थन इस समूह को प्राप्त रहा है। विपक्ष इस मसले की जांच चाहता है, जेपीसी का गठन चाहता है या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की मौजूदगी में एक कमेटी के माध्यम से जांच की मांग कर रहा है। इसी को लेकर रस्साकशी जारी है। समझने की बात साथ में यह भी है कि अडानी समूह यह दावा कर रहा है यह सब सुनियोजित षड्यंत्र है। जिस तरीके से पिछले कुछ समय में भारत की साख दुनिया में बढ़ी है उसके खिलाफ जानबूझकर किया गया यह षड्यंत्र है। यह केवल अडानी समूह के संदर्भ में ही नहीं बल्कि भारत के संदर्भ में एक सुनियोजित हमला है। अडानी समूह ने यह बताने की चेष्टा की है कि यह केवल हमारे संदर्भ में नहीं बल्कि भारत की संभावनाओं को रोकने के लिए की जा रही कोशिश है। अडानी समूह की बात के समर्थन में कुछ घटनाएं भी दिखाई देती हैं। एक बैंक, एक क्रेडिट संस्था अडानी समूह के संदर्भ में 0 रेटिंग करार देती है। तो कुल मिलाकर घटनाक्रम काफी दिलचस्प चल रहा है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। इस विषय से जुड़े हुए जाने माने विशेषज्ञ हमारे साथ में होंगे और साथ ही साथ सियासी तौर पर जो आरोप प्रत्यारोप का चल रहा है दौर, उसके संदर्भ में भी बात करने के लिए विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है। उनसे आपका परिचय कराएं और देश की सियासत और दुनिया के व्यापार जगत पर केंद्रित इस गंभीर मसले पर कुछ तथ्यों की पड़ताल करने की ईमानदार कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि इफ देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिफीट देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ विक्ट्री। अर्थात यदि हार की कोई संभावना ही नहीं हो तो जीत का कोई अर्थ ही नहीं होता है। रॉबर्ट एच शूलर अमेरिकी लेखक हुए, मोटिवेशनल स्पीकर हुए, उन्होंने ये कमाल की बात कही। तो अडानी समूह के संदर्भ में जो संकट आया हुआ है उसको इसी की रोशनी में देखते हैं और इसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत इस चर्चा के लिए खास तौर पर मौजूद है। कांग्रेस इस मसले पर काफी मुखर है। हमारे साथ सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जी हैं जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से, वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जाने माने लेखक RN भास्कर जी इस चर्चा के लिए खासतौर पर मौजूद हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी, गौतम अडानी रिमेजनिंग बिजनेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। गौतम अडानी की तरक्की को, उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को बहुत बेहतर तरीके से जानने वाले RN भास्कर हमारे साथ हैं। उन्हें हमने इस चर्चा में खासतौर पर आमंत्रित किया है। और साथ ही हमारे साथ में विनीत बोलिंजकर जी भी हैं
जो रिसर्च प्रमुख है वेंचुरा रिसर्च सिक्योरिटीज की जानी मानी निवेश संबंधी फर्म है, उनके माध्यम से हम बाजार के उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश करेंगे। आप चारों मेहमानों को स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम विनीत जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले गौतम अडानी के उस बयान को सुनेंगे जो इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए व्यक्त किया। देखें इस बयान को। After a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. It is important for me to confess that whatever little I have achieved in life is due to the faith and trust reposed by them. This decision will not have any impact on our existing operations as well as our future plans. We will continue to focus on timely executions and delivery of projects. The fundamentals of our company are very strong. Our balance sheet is healthy and assets robust. Our EBITDA levels and cash flows have been very strong, and we have an impeccable track record of fulfilling our debt obligations. We will continue to focus on a long-term value creation, and growth will be managed by our internal accruals. We are very confident that we will continue to get support in the future also. Thank you again for your trust in us. Jai Hind. तो ये थे गौतम अडानी जो ये बता रहे हैं कि हम एफपीओ का पैसा तो वापस कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे प्रोजेक्ट्स पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, भविष्य की जो हमारी तैयारी है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। क्या वाकई सफर इतना आसान है? विनीत जी, आपसे समझना चाहता हूं। एक 5 साल पहले पैदा हुई कंपनी एक रिपोर्ट जारी करती है और एक समूह जिसकी 3 दशक की तरक्की अपने आप में अचंभित करने वाली है, 1988 में कंपनी बनाते हैं गौतम अडानी, अडानी एंटरप्राइजेस, और वह समूह आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़े समूह के तौर पर तक पहुंच जाता है। क्या एक रिपोर्ट उसको धराशायी कर देगी? ये आशंका पैदा हो गई, ये सवाल पैदा हो गया। इतना कमजोर था मामला, इतनी कमजोर नींव थी, यह तात्कालिक है, तात्कालिक हवा है, आगे कुछ ज्यादा बिगड़ेगा नहीं। थोड़ा रोशनी देंगे? मैं कहूंगा कि तात्कालिक हवा है जी। उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं आपको अडानी जी के जो एम्पायर है उसकी जड़ कितनी मजबूत है वो समझाऊंगा। जी। देखिए 30 साल में इंडिया में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थे ना, सब ने धोखा खाया है। जी। 2008, 2012, 2015, 2019 ये एकमात्र कंपनी है जो एक बार भी डिफॉल्ट नहीं किया है उनके इंटरेस्ट या लोन पेमेंट पे। ओके। दूसरी चीज क्या है, इनके जितने भी एसेट्स इंडिया में है वो सबसे ज्यादा नॉन बीजेपी स्टेट्स में, राजस्थान और महाराष्ट्र। तीसरी चीज क्या है, इनकी जो एसेट्स है आज की डेट में, मतलब मार्च 23 तक उनकी 4 लाख करोड़ की एसेट बनेगी। जी। ओके, ये बुक वैल्यू एसेट की। जी। अगर ये एसेट हम मार्क टू मार्केट करेंगी तो ये कई गुना ज्यादा होने वाली है। तीसरी चीज, इनका डेट 2 लाख करोड़ रुपया है। जी। 2,20,000 करोड़ रुपया है। इनका एबिटा 50,000 करोड़ रुपया है ये साल में, और अगले 2 साल में ये 1 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा। इतनी फास्ट ग्रोथ आने वाली इनकी एबिटा में। जी। तो अगर आप इनकी डेट देखोगे जो 2,07,000 और नेट डेट जो है, इसको ना अगर कंपनी अपनी गति बंद कर दे एक्सपेंशन की जी, तो ये 4 साल में डेट पे ऑफ कर देंगे। जी। ओके जी। अगर हम इनकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करें तो 2.4 टाइम्स है, जिसे बहुत हेल्दी माना जाता है।
ओके। जी और अगर आप देखेंगे इनके बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं, जी ओके, मैं एक ही अंदाज का बिजनेस लेता हूँ, हाइड्रोजन का जो इनका जो वर्टिकल है, जी इसमें ये लोग अगले 8 साल में $50 बिलियन का निवेश करने वाले हैं। जी तो इतना हाई ग्रोथ कंपनी जो होने वाली है, उसका डेट जब कोई बिजनेस रेवेन्यू नहीं आ रहा है, जारी है कि हाई रहने वाला, पर इनको प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी डेट में सर्विसिंग के लिए? इसकी वजह यह है कि इनकी बहुत सारी डेट जो है ना, लॉन्ग डेटेड है। जी 7 साल, 8 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल भी है इनके पास। तो अभी, और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का, कभी डिफॉल्ट नहीं करते, हमेशा ऑन टाइम रहा है। तो ये सब सारी चीजें, और जो इनका जो प्रोसेस रहा है ग्रोथ का इतना फास्ट, हमें लगता है कि ये काफी बुलंद है, ग्लोबल रेयर एग्जाम्पल है, और इसलिए इनके ऊपर कीचड़ उछालना उचित नहीं है। मेरा सवाल थोड़ा दूसरा है विनीत जी। ये सब कुछ इतना अच्छा है, आपने बताया, अतीत हमें भी दिखाई देता है। 1988 में कंपनी बनाते हैं, 1995 में उन्हें मुद्रा पोर्ट मिलता है, उसके बाद में विस्तार की एक लंबी श्रृंखला उनके साथ में है। पर जानने की बात यह है कि 24 जनवरी को शेयर प्राइस होता है अडानी एंटरप्राइजेस का, बाकी 9 और कंपनियों की लिस्टिंग को तो छोड़ दें, और आज उसका शेयर प्राइस 1531 रुपए है। क्यों है? एक रिसर्च फर्म, जैसे शॉर्ट सेलर फर्म के रूप में बताया जा रहा है, 2016-17 में अस्तित्व में आती है, और वो एक अपनी 106 पन्ने की 32,000 शब्दों की रिपोर्ट जारी करती है। इतनी मेहनत से बनाया गया समूह, इतना बड़ा किया गया काम, 70,000 लोगों को दिया गया रोजगार, सब संकट में दिखाई देता है। और वो रिपोर्ट इतनी महत्वपूर्ण लग रही है कि देश की संसद भी ठप है 2 दिन से इस विषय को लेकर। क्यों? मैं आपको दो चीज बताऊंगा। मैंने ये पूरी उनकी 88 पॉइंट्स की डिटेल में पढ़ी हुई है रिपोर्ट। जी दूसरी चीज है, मैंने इनका भी जो रिजोइंडर था उसको 411 पन्ने का, जी वो भी मैंने डिटेल में पढ़ा हुआ है। इन दोनों के, इसको अगर आप पढ़ोगे तो मेरे को एक भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला जहां पे कोई कह सकता है कि इन्होंने कुछ गलत किया हो। ये प्रिय, सब मैं बहुत माफी के साथ आपको बीच में रोकूंगा। आपको नहीं लगता यह बात महत्वपूर्ण थोड़ी है? जिन्होंने निवेश किया हुआ है, जिन्होंने पैसा लगाया अडानी समूह पे, उनका निवेश किया हुआ पैसा आज 3,442 रुपए के स्थान पर 1,531 रुपए पे पहुंच गया। क्यों पहुंच गया, इस पर मैं आपसे टिप्पणी चाह रहा हूं। इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे? मैं आपको जो एग्जैक्टली क्या हुआ मार्केट में वो समझाने का कोशिश करूंगा मैं, जी उसके बाद में आप मेरे को टोके। जिस दिन अडानी साहब ने एफपीओ अनाउंस किया, तभी प्राइस 3500 और 3700 के बीच में था। जी ओके। जी होता क्या है कि जो 20,000 करोड़ का आईपीओ है, जी ओके, तो होता क्या है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है मार्केट में, वो अपना निवेश बेच देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि नीचे के भाव में मिलने वाला। अभी अडानी जी उसको इश्यू को अट्रैक्टिव करने के लिए डिस्काउंट दे देते हैं 15 से 17% का। जी तो उसमें जैसे, और जिस दिन एंकर इन्वेस्टमेंट हो जाती है, उनकी लिस्ट आ जाती है, उसके बाद में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद में इसमें 3 चीज हुए। जी एक तो जो जिन्होंने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने शेयर बेचे थे, वो रुक गए लेने से। जी जो नए निवेश जो 20,000 करोड़ का करने वाले थे, वो आए नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स। और ये शॉर्ट सेलिंग का जो माध्यम चालू हो गया, तो एब्सेंस ऑफ इन्वेस्टर्स के बीच में ये स्टॉक बहुत जोर से गिरा। और उसके बाद में ये जो स्टॉर्म क्रिएट हुआ था मार्केट में ऑफ नेगेटिव पब्लिसिटी, उसके कारण वाकई में ऐसा हो सकता है क्या? उसके पीछे लोग पैरालाइज हो गए। उसके बाद में सबको मार्जिन कॉल्स आने लग गए, जिन्होंने शेयर लिए थे उनके मार्जिन बढ़ गए। तो उसकी वजह से इतना प्रेशर आ गया कि एब्सेंस ऑफ बायर्स और ये सब टेक्निकल फैक्टर्स की वजह से मार्केट में एक स्नोबॉल क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से ये मेल्ट डाउन हो गया मार्केट। इसके कारण से ये सारी स्थिति हुई। अब मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास आता हूं। अडानी समूह ने यह बताने की चेष्टा की यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश हुई है, हमारे ही खिलाफ नहीं, देश के भी खिलाफ। निवेशक जो वर्षों से अडानी समूह में निवेश कर कर अपने आप को समृद्ध करते आ रहे थे, वो संकट में आए हुए हैं।
अब जानना यह है सुरेंद्र राजपूत जी आपसे कि अडानी समूह के सम्मुख संकट आना विपक्ष के लिए कोई अवसर है, या आप ये महसूस कर रहे हैं ये काम पहले होना था, हमसे नहीं हुआ, विदेश की एक फर्म ने कर दिया, अब जब कर दिया तो इसको विस्तार दिया जाए? कुल मिलाकर विपक्ष की मंशा क्या है, और विशेषकर कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस इस पूरी मुहिम का नेतृत्व कर रही है? क्या महसूस कर रही है कांग्रेस जिसके चलते 2 दिन से संसद भी ठप है? सुरेश जी। 3-4 चीजें हिमांशु भाई बहुत स्पष्ट है जी। कि जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं, जी। इसको विपक्ष वर्सेस अडानी समूह जो बनाना चाह रहे हैं ये उचित नहीं है, ये बहुत गलत है। जी। हम क्या बात कह रहे हैं, और अडानी वाले जो समर्थक लोग हैं, जब भी आपने देखा ये अभी दूसरा भास्कर जी आएंगे जो किताब लिखे हैं अडानी की, वो अडानी के खिलाफ तो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे उन्हीं के पक्ष में, किताब तभी बिकेगी उनकी। जी। तो मैं आपको बड़ी साफ साफ बात कहता हूं कि हमने क्या मांग की, हमने ये कहा कि साहब लाखों करोड़ों हमारे इन्वेस्टर्स हैं देश के, जी। लाखों करोड़ का हमारा पैसा है देश के छोटे व्यापारियों का, लघु उद्यमियों का, आपका, मेरा, किसी का भी हो। जी। तीसरी बात, हमारे जो LIC है, हमारी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, उनका कर्ज है या उन्होंने निवेश किया है। इसमें एक छोटी सी कंपनी हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई और वो शेयर धड़ाम से गिर गए, कैसे गिरे हमको नहीं पता जी। अगर वो ऐसा इतना ही फूला हुआ गुब्बारा है तो आज हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, कल जिडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाएगी, परसों हिमांशु बर्ग की रिपोर्ट आ जाएगी, नरसों भास्कर बर्ग की रिपोर्ट आ जाएगी। तो ये क्या मतलब, ये गोते ही लगाता रहेगा हमारा जो निवेशक है, हमारा जो आदमी है, हमारी जो LIC, हमारी जो SBI है। जी। अगर यहां कहीं कुछ गलत नहीं है तो फिर JPC की जांच से डर क्यों, या सुप्रीम कोर्ट के जज के अध्यक्षता में जांच से डर क्यों? और अगर कुछ गलत है तो अब तक ये बचे हुए क्यों हैं? हम आपसे 3-4 चीजें कह रहे जी। पहली बात, ये रिपोर्ट सिर्फ अडानी के खिलाफ क्यों आई? क्या टाटा हमारे यहाँ के उद्योगपति नहीं है? क्या अंबानी साहब हमारे यहाँ के उद्योगपति नहीं है? क्या बिरला हमारे यहाँ के उद्योगपति नहीं है? या हमारे यहाँ उद्योगपति सिर्फ अडानी जी रह गए? जी। क्या अमेरिका इतना ज्यादा, अमेरिका आप क्या ये समझ रहे हैं कि पूरे अंतरराष्ट्रीय साजिश हो रही है? सच बात यह, अगर कोई फ्रॉड आदमी अगर कुछ नहीं बता पाता तो 413 पन्ने की रिपोर्ट में वो तिरंगे के पीछे छुपने की कोशिश क्यों करता है? अरे देश बहुत बड़ा है हिमांशु जी, हम लोग और आप लोग बहुत छोटे हैं देश से, अडानी ग्रुप बहुत छोटा है देश से। देश के नाम पर इस तरीके का कुत्सित व्यापार मत करें, तिरंगे के पीछे न छुपें। अगर आपके खिलाफ कोई आरोप लगे हैं और वो आरोप गलत हैं तो आप खुद आगे, अडानी आगे आए, उसके खिलाफ FIR कराए। हिडनबर्ग के खिलाफ क्यों नहीं करा रहा है हिडनबर्ग के खिलाफ आरोप? क्योंकि आपकी तो 7 लाख करोड़ की पूंजी खा गया वो हिडनबर्ग, और हमारे देश की साख को बट्टा लगा रहा है वो हिडनबर्ग, और टाटा के खिलाफ कर नहीं रहा, बिरला के खिलाफ कर नहीं रहा, अडानी क्या नाम, अंबानी साहब के खिलाफ कर नहीं रहा। दिक्कत ये है ना सुरेंद्र राजपूत जी, दुनिया का तीसरा सबसे धनी आदमी ना तो टाटा बने ना बिरला बने गौतम अडानी। दुनिया को इतनी आसानी से कैसे बर्दाश्त हो जाएगा कि जो देश 200 साल से गुलामी में रहा हो, वहां का एक व्यक्ति दुनिया का सबसे धनी आदमी बनने जा रहा है? क्या आपको नहीं लगता? पर बहरहाल आपने मुद्दा बड़ा जायज उठाया। आपका मुद्दा यह है कि अगर कुछ गलत नहीं है तो जांच से गुरेज क्यों है, जांच से ऐतराज क्यों है सरकार को, जांच करने से सरकार बच क्यों रही है? इसके उत्तर के लिए मुझे जाना तो पड़ेगा सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जी के पास, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, लेकिन उससे पहले गौतम अडानी की शख्सियत को समझने के लिए मैं RN भास्कर साहब के पास जाना चाहता हूं। उनसे समझना चाहता हूं कि आपने जिस शख्स पर इतनी बड़ी किताब लिखी, क्या आपने महसूस किया एक जालसा के व्यक्ति के द्वारा एक मामला बनाया गया है? या आपको लगा कि इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की दृष्टि, इस प्रकार की गहराई और किसी व्यक्ति में नहीं थी, इसलिए जहां तक ये व्यक्ति पहुंच गया कोई और नहीं पहुंचा? तो भास्कर साहब थोड़ा सा रोशनी देंगे आप गौतम अडानी की शख्सियत के संदर्भ में, जिसने इस समय पूरी दुनिया में अपने आप को लेकर उत्सुकता जगाई हुई है? जब मैंने किताब लिखा था उस समय हाइडेनबर्ग नहीं था जी। जो कुछ मैंने 18 साल में देखा हूं जी। जब से मेरी संपर्क गौतम अडानी के साथ हुई जी, उसके बारे में लिखा हूं। मैंने काफी रिसर्च किया, उसके बाद में किताब लिखा हूं जी। और 2 चीज बिल्कुल सही है जी। एक, अडानी जी के जो कैश फ्लोज है
वो इतने स्ट्रांग है कि उनका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो कम है, कैश फ्लो ज्यादा है, तो उनका डेट सर्विसिंग कांस्टेंट है, कोई उसमें संदेह नहीं है जी। पॉइंट एक। पॉइंट दो, जब आप किसी भी कारोबार को देखते हो तो दो चीज याद रखना। एक, हर एक चीज जो है देश में वो बाहर से हम इंपोर्ट कर सकते हैं जी। आप कॉपर इंपोर्ट कर सकते हो, आप स्टील इंपोर्ट कर सकते हो, आप जो कुछ भी चाहिए इंपोर्ट कर सकते हो, आप खाना और तेल भी इंपोर्ट कर सकते हो जी। सिंगापुर में सिंगापुर में खाना नहीं बनता है, खेती नहीं है, पर फिर भी वो काफी मजबूत नेशन है जी। एक दो चीज आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, एक है बिजली जी। एनर्जी, वो हर एक देश को अपना बनाना पड़ेगा, और दूसरा है पोर्ट्स। पोर्ट्स को आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, या तो आपके पास पोर्ट है या तो पोर्ट नहीं है। अगर आप इंडिया का जीडीपी देखें तो 44% ऑफ इंडिया जीडीपी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, उसमें से 30% का जो जीडीपी है वो प्रोडक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है जी। अगर पोर्ट्स नहीं रहते थे तो देश का जीडीपी कम से कम 30% नीचे आ जाता था, उससे ज्यादा हो सकता है क्योंकि बाकी कारोबार बंद था। अडानी इज इंडिस्पेंसिबल, इस देश के लिए वो जरूरी है, क्योंकि अगर देश को बढ़ना है तो उसको पोर्ट्स चाहिए, उसको बिजली चाहिए। जब बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट्स अपना बिजली का कारोबार नहीं चला सके, डिस्ट्रेस्ड एसेट्स हो गए, अडानी आए, बोले मैं खरीद रहा हूं, और उन्होंने खरीदा है। अभी ये दो चीज हुई। अब तीसरी बात हाइडेनबर्ग के रिपोर्ट के बारे में। हाइडेनबर्ग शुरू से ही कह दिया कि मैंने सौदा किया हूं, मैं शॉर्ट सेलर हूं जी। और शॉर्ट सेलिंग करने के बाद में उन्होंने रिपोर्ट निकाली। शॉर्ट सेलर क्या करना चाहता है? वो वही चाहता है कि मुझे प्रॉफिट मिले जी। प्रॉफिट मिलने के लिए उसको मार्केट गिराना है, उसे उस इंडस्ट्री को बदनाम करना है। उसकी नीयत शुरुआत से ही वही थी कि मुझे उसे गिराना है कोई भी तरीके से, क्योंकि मेरा प्रॉफिट उसमें अटका हुआ है। तो सही कहे झूठ कहे वो बाद में आप तपास कीजिए, पर हाइडेनबर्ग जब उसने रिपोर्ट लिखा वो नेक इरादे से नहीं लिखा। दोनों चीजों में अंतर है आर्यन भास्कर साहब, विनम्रता पूर्वक आपसे जानना चाहूंगा। उसने सही इरादे से नहीं लिखा, ये अलग बात। उसने झूठ लिखा या सच लिखा, ये अलग बात। उसने अगर अडानी समूह की गलतियों के संदर्भ में या उनके द्वारा की गई कथित हेराफेरी के संदर्भ में जानकारी जुटा ली और उसके माध्यम से मुनाफा कमाने की चेष्टा की, तो मुनाफे को लेकर आप भले ही सवाल उठाएं, सवाल तो इस बात को लेकर है कि हेराफेरी है कि नहीं है। हिडनबर्ग का इरादा साफ साफ दिखता है कि उसे मुनाफा कमाना था, फिर भी लोग एतबार कर रहे हैं। जो समूह 30 साल से अपने आप को साबित किया हुआ था, उस समूह पर एक रिपोर्ट के बाद अविश्वास हो गया, और इतना विश्वास हो गया कि उसका बाजार में पूंजी $100 अरब से ज्यादा घट गई। क्या कहेंगे इसे? उसमें कहीं में दो चीजें जी। जब हर्षद मेहता का स्कैंडल हुआ था जी। हर्षद मेहता ने कुछ वैल्यूएशन किया था शेयर्स की, जी। जब वो बदनाम हो गया मार्केट गिरा, जी। जो भी शेयर्स थे आज उनका वैल्यू देखिए, जो हर्षद मेहता कह रहा था इसका वैल्यूएशन बहुत है, इतने गुने टाइम बढ़ेगा, वही हुआ। जी। दूसरी चीज, जी। जब यूटीआई का स्टॉक्स गिरने लगा, मार्केट पूरा टूट गया था, जी। सरकार ने वो शेयर बेचे नहीं, उसको ट्रांसफर किया एक सेपरेट कंपनी में, सूती बन गया, और सूती का वैल्यूएशन देखिए कम से कम 50 गुना ज्यादा है। मार्केट प्राइसेस गिरते हैं, प्राइसेस बढ़ते हैं, पर जिसका वैल्यूएशन ठीक है वो वापस उछल कर आ जाता है। अब देखिए .com बस्ट में मार्केट कितना गिरा, देश टूटा क्या? मार्केट वापस ऊपर उछला। मैं एक बात समझना चाहूंगा आपसे, आपने तो उन पर केंद्रित इतनी बड़ी किताब लिखी, जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, शेयर बाजार टूटना चालू हुआ, तो एक सामान्य व्यापारी अगर होता, बिजनेसमैन होता, उद्योगपति होता, तो वो अपने एफपीओ को डेफर कर देता, भाई अभी मामला ठीक नहीं है, इसे टाल देते हैं। आपसे यह समझना चाहता हूं कि गौतम अडानी ने इसे टाला नहीं, सब्सक्राइब भी हो गया,
जैसे भी प्रयासों से हुआ, गौतम अडानी की अपनी साख से हुआ, अपने संपर्कों के भरोसे पे हुआ, पर जब सब्सक्राइब हो गया तो उसे वापस क्यों लौटाया, ये सवाल है। पहले रोका नहीं और जब सफल हो गया तो वापस कर दिया है, इसके मायने क्या है? क्योंकि जब उसने इश्यू बनाया था जी मार्केट प्राइस ऊंचा था जी उसके बीच में हाइडेनबर्ग रिपोर्ट आया, जी मार्केट टूटा। अब उसके पीछे कौन से फोर्सेस थे वो मैं नहीं जानता हूं, उसके जी। बारे में बात भी नहीं करना चाहता कि मैं रिसर्च नहीं किया। जी पर जब मार्केट प्राइस इश्यू प्राइस से नीचे गिरा तो गौतम अडानी ने उचित समझा कि शेयर होल्डर्स को, जो नए इन्वेस्टर्स है, उनको धोखा नहीं देना और उन्हें पैसा लौटा दिया। बोला मुझे लौटाना है, बाद में जब मार्केट स्टेबल हो जाएगा मैं वापस इश्यू लाऊंगा, वापस। थोड़ी उस शख्सियत के विषय में बताइए ना, कि जिस समय पर डेफर करना था, रोक देना था एफपीओ, वो रोकते नहीं है, अड़े रहते हैं, नहीं मैं ला के रहूंगा, और जब सब्सक्राइब हो जाता है तो वो उसको वापस कर देते हैं। क्या सोच रहती है गौतम अडानी की, क्या वो शख्सियत है, इस पर थोड़ा बताइए ना। मुझे मालूम नहीं उसके बारे में क्या शख्सियत है, क्योंकि मैंने उसके बारे में किताब में नहीं लिखा जी। मैं इतना जानता हूं कि एक बार उसने देखा कि मार्केट प्राइस गिर रहा है, उसे उठाना थोड़ा मुश्किल है 2-3 महीनों के लिए। इन्वेस्टर्स को धोखा देने के बदले उन्होंने बोले मैं पैसा लौटा रहा। तो भास्कर साहब का कहना है कि उन्होंने स्वयं नुकसान उठाना स्वीकार किया, बजाय इसके कि निवेशकों को नुकसान हो, ये उनका दृष्टिकोण रहा। पर मेरी बातचीत थोड़ी सी अधूरी रह गई थी सुरेंद्र राजपूत जी, तो वो थोड़ा विस्तार देना चाहते थे। सुरेंद्र जी से उस बात को और समझना है। कांग्रेस 2014 के बाद से इस बात को लेकर मुखर रही है कि वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है वो अडानी अंबानी को प्रोत्साहित करने वाली सरकार है, उनके लिए ही सरकार है। क्या सुरेंद्र राजपूत जी आप लोग महसूस कर रहे हैं कि जो आप कहते आ रहे थे उसे साबित होने का सही समय आया है? आपके द्वारा नहीं आया, अमेरिका की एक रिसर्च फर्म के द्वारा आया, तो अब ये मौका चूकना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे साथ में जो बैठे हुए हैं विनीत बोलिजकर जी, वो बता रहे हैं, RN भास्कर जी बता रहे हैं कि 30 साल में ये ग्रुप कभी डिफॉल्ट नहीं हुआ, इस ग्रुप ने कभी कुछ गलत नहीं किया, इस ग्रुप ने अपने पेमेंट हमेशा ज्यादा किए, इनके पास जितना कर्ज है उससे ज्यादा आय है, इनकी संपत्ति इतनी है, इनकी समृद्धि इतनी है। पर कांग्रेस तो लगातार इस मुद्दे को लेकर मुखर रही है, तो थोड़ा रोशनी दीजिए ना, आपको कौन कौन से बिंदु ऐसे हैं जहां पर लगता है कि मामला गड़बड़ है, इसलिए इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। हिमांशु भाई, अगर भास्कर साहब का बस चले तो ये क्या बोलते हैं उनको, हर्षद मेहता को, तेलगी को और जितने स्कैमेस्टर हैं सबको भारत रत्न दिलवा दें, क्योंकि ये तो ये कह रहे हैं कि साहब उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। जी। गलत तो हम लोग थे जो बेचारे छोटे छोटे 100-200 रुपए के इन्वेस्टर थे, वो जो ठगे गए थे वो गलत नहीं, वो गलत थे, और गलत वो कतई नहीं थे, वो फ्रॉड लोग गलत नहीं थे। काहे को अपनी किताब बेचनी, किताब बेचिए, काहे को आप हिंदुस्तान के जनमानस को गलत साबित कर रहे हैं? पहली बात, अगर बेसिक फंडामेंटल गलत नहीं है आपके, तो आप 2 चीजें 3 चीजें बहुत स्पष्ट बताइए कि ये हिडनबर्ग से डर करके आप अभी तक बैठे क्यों हैं? आप कानूनी प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं करते? क्यों FIR नहीं कराते उसके खिलाफ? अगर वो गलत है तो उसके, अगर आपके फंडामेंटल बहुत मजबूत है। दूसरे, अगर आपके फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं तो आप भारत की सरकार से क्यों नहीं कहते कि साहब हमारे खिलाफ जांच कर लो, जो जांच का रिपोर्ट आएगी और वो हम स्वीकार करेंगे। आप विपक्ष की बात, विपक्ष सरकार पर क्या आरोप लगा रहा है, क्या नहीं लगा रहा है, लेकिन जेपीसी में तो भाजपा का ही बहुमत रहेगा ना जी। हम आपसे एक चीज हमेशा से कहते आए हैं कि इनके जो प्राइसेस है ओवर वैल्यूड है आज की डेट में। अभी एक चीज और इन्होंने, भास्कर जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट कही, इन्होंने कहा इंडिस्पेंसेबल है एनर्जी, और ऐसे कह रहे थे जैसे अडानी से पहले यहां पर बिजली बनती नहीं थी। जी। अरे फ्री में बना रहा है अडानी बिजली, 2 रुपया की बिजली बता रहा है, 7 रुपए की बेच रहा है बिजली। जी। आपने क्या किया? आपने संस्थागत रूप से बेईमानी करके, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं 2014 के बाद इस एनर्जी सेक्टर में संस्थागत रूप से बेईमानी करके एनटीपीसी सहित सारी देश की क्या नाम जो एनर्जी की कंपनियां हैं उनको आप घाटे में ला रहे हो, जैसे बीएसएनएल को घाटे में लाए और बीएसएनएल आपने बंद कर दिया। आज की डेट में 4G नहीं आ पाया था बीएसएनएल में, और 5G अब एयरटेल और भारती में आ गया, और दूसरे वोडाफोन में आ गया और जियो में आ गया।
जिस तरीके से जियो को आप लॉन्च करने के लिए बीएसएनएल को बेच सकते हो, उसी तरीके से आपने सारी एनर्जी और सारी पोर्ट की कंपनियां, ये जितने 15 पोर्ट उसके पास है ना, इससे पहले भी ये पोर्ट चल रहे थे, देश की सरकार चला रही थी। ये अडानी कोई ऐसा स्पेशलिस्ट नहीं है कि यही पोर्ट चलाएगा, ऐसा स्पेशलिस्ट नहीं है कि यही पावर कंपनियां चलाएगा। पावर कंपनियां और पोर्ट हमारी देश की सरकार चलाती है। ये अपने सत्ता के कॉरिडोर में लाभ लेकर के इन सारी क्या नाम नवरत्न कंपनियों को, फायदा देने वाली कंपनियों को, इन सबको इसने लूटा है। इसने सबने सारी चीजों में अपना कब्जा किया है और इन संसाधनों पर, देश के संसाधनों पर व्यक्ति का कब्जा हो रहा है। यही आरोप हमारा है कि देश के संसाधन देश के रहने चाहिए। रेल, तेल, सेवा, हर जगह पे अडानी। एयरपोर्ट अडानी, 50 एयरपोर्ट अभी और बनेंगे, वो भी अडानी। रेलवे के सारे प्लेटफॉर्म्स अडानी। तो ये सारी चीजें पहले सब कोई से अडानी का हो जाएगा, इस बात को लेकर सुरेंद्र राजपूत जी की चिंताएं हैं। इनके जवाब के लिए मुझे सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जी के पास जाना है, लेकिन उससे पहले विनीत जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे। एक बार विनीत जी की बात सुन लेते हैं। जी विनीत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। एक्चुअली वो एफपीओ जो था वो 20,000 करोड़ रुपए का था जी, और अभी अडानी जी ने 10,000 करोड़ रुपए एप्लीकेशन पे थे और थोड़े वक्त के बाद 10,000 रुपए का कॉल होता था जी, तो जब भी इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए रेस किए 3200 रुपए पे, जी, है ना, और उसके बाद में अगले दिन भाव अगर 2200 रुपया हो जाता है जी, और अगर वो प्राइस ऊपर नहीं आती जी, है ना, तो आपने ना ही आपके इन्वेस्टरों के साथ गलत किया, बट आपने आपकी भी इमेज रेपुटेशन खराब कर दी। तो कुल तो मिलाकर अपनी इस- साख बचाने के लिए गौतम अडानी के द्वारा ये कॉल उठा लिया गया, ये विनीत बोलिंजकर जी का कहना है। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक निशांत वर्मा जी भी जुड़ गए हैं। वह पटना में यात्रा पर थे, इसलिए थोड़ा देर से इस कार्यक्रम का हिस्सा बन पाए। निशांत जी, आपका स्वागत है। हमारी चर्चा का सिलसिला जारी है। मुझे सुखप्रीत सिंह जी के पास जाना है। संकट अडानी के ऊपर आया है। लगता लोगों को यह है कि जैसे भाजपा पे ही आ गए या केंद्र सरकार पे ही आ गया। सुखप्रीत जी, कांग्रेस ने लगातार देश को बताने की चेष्टा की और अभी पूरा विपक्ष मिलकर बता रहा है जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है, सब आपकी बदौलत हुआ, आपके कारण हुआ। तो ऐसे समय में क्या उम्मीद करें आपसे? बचाव की भूमिका में रहेंगे या हाथ झाड़ कर रहेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे या बहुत कुछ करेंगे? थोड़ा रोशनी दीजिए ना सुखप्रीत जी। 2014 के बाद ना हिमांशु भाई, कांग्रेस को लगता सब कुछ गलत हो रहा है जी, कुछ भी देश में हो रहा है वो गलत हो रहा है जी, आप देखिए, अगर एक आदमी अभी अभी अगर ये बिल गेट्स नंबर 1 बन जाएंगे ना वर्ल्ड के, तो ये ताड़ियां मारेंगे। बहुत अच्छा आदमी है वो, बहुत अच्छे से उसने अपने आप को मेंटेन किया और बड़ी अच्छी कंपनी है। हम सबको उसको फॉलो करना चाहिए। मोटिवेशनल स्पीचेस आ जाती हैं इन लोगों की। अगर अपना एक भारतीय, कुछ भारतीय कंपनियां, चाहे वो अंबानी है, चाहे अडानी है, चाहे टाटा है, चाहे बिरला है, चाहे कोई भी है, उनको आज एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है ग्रोथ का और वो अपने आप को ग्रो कर रही हैं। हमें एज ए हिंदुस्तानी, मैं भाजपा नहीं बोलता, मैं एज ए हिंदुस्तानी बोलता हूं, हमें एज ए हिंदुस्तानी गर्व होना चाहिए, ना कि हमें और मुद्दों से हटके इस मुद्दे को तूल देना चाहिए, जहां पे अगर हम तूल दे रहे हैं तो जो भी बाहर की दूसरी कंपनीज हैं उनको फायदा हो रहा है, हमारी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। नहीं बात, ये कांग्रेस की मानसिकता है जी। आप कोई एक घोटाला बताइए ना इसमें, अभी तक अडानी जी के खिलाफ कोई ऐसा घोटाला आ गया हो बाहर? अगर ये मुद्रा पोर्ट की बात करते हैं तो वो टेंडर्स है। आप इनकी कंपनियां, अपनी कंपनियां, किसी की भी कंपनी जो ज्यादा टेंडर भरेगी वो ले जाएगी। तो क्या टेंडर सब पब्लिकली टेंडर चल रहे हैं? कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक सरकारी प्लेटफॉर्म पे बिना टेंडर के कोई भी अप्लाई सीधा सीधा दिया जा रहा है किसी को ऑन द बेसिस ऑफ टेंडर। फिर दूसरी चीज, यही बात मैं बोलना चाह रहा हूं कि कुछ भी है, अगर कुछ गलत किसी को नजर आ रहा है और किसी इन्वेस्टर के साथ चीटिंग हो रही है तो 100% उस इन्वेस्टर्स को आगे आके ये बात करनी चाहिए। रही बात, मैं बिल्कुल इस बात के सहमत नहीं हूं कि अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति अगर वो इतना अच्छा बढ़ रहा है, और हमें कम से कम हमें खुशी जाहिर करनी चाहिए इस बात से कि आज भारत की जो इंडस्ट्री है वो इस लेवल पे जा रही है, इस ग्रोथ पे जा रही है जिस ग्रोथ पे पहले कभी जिंदगी में हमने अपने जीवन में नहीं देखा।
और रही बात कांग्रेस का काम यही है, इनको मुद्दा कोई मिल नहीं रहा। इनके लिए 2014 के बाद कभी राफेल मुद्दा है, कभी कोई मुद्दा है, कभी नोटबंदी मुद्दा है, जो कि लोगों की भावनाओं के साथ अगर नॉर्मल आदमी है उसको वो जो चीज सारी पृथक है, इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होगा? गवर्नमेंट सबको उतना ही भागीदारी दे रही है, गवर्नमेंट सबको उतना ही वो दे रही है, जो ज्यादा अच्छा करेगा वो आगे जाएगा, वो आगे जाएगा। मेरे साथ निशान जी के पास जाना है, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी को तय है जिस तरीके से खुल के बोल रहे हैं मल्होत्रा जी, तो उसका प्रतिकार सुरेंद्र जी को करना चाहिए। जी सुरेंद्र जी, क्या बोल दिया मल्होत्रा जी ने ऐसा जिसपे आपको ऐतराज है? हमें किसी चीज का नहीं, हम तो कहते हैं भाई भारतीय बढ़े, हम कहां मना कर रहे हैं जी। ये हम आपको एक जानकारी, हिमांशु जी आपको तो होगी ही, खैर आप भी मुस्कुरा रहे होंगे कि के तो क्या नाम इन्होंने कहा ना, पोर्ट और एयरपोर्ट तो सारे बिडिंग से दिए हैं। आपको याद होगा, निशांत भाई को भी याद होगा, इनसे दोनों से तो हमें उम्मीद नहीं है, जो दो आप बैठाए हैं क्या नाम विश्लेषक जी, कि बंबई का जो एयरपोर्ट था ना जी, ये जीएमआर को मिला था, जीएमआर कंपनी को मिला था, जीवीके को। जीएमआर से कैसे, हाँ जीवीके को, सॉरी, हाँ जीवीके को जी, तो जीवीके को मिला था जी, उससे कैसे बुलिंग करके इन्होंने वो एयरपोर्ट लिया है, जरा इसकी कहानी भी ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पता हो तो। जी, ऐसा है, ये देश में जो भारतीय जनता पार्टी क्रॉनिक कैपिटलिस्टों को पीछे से सपोर्ट कर रही है ना, भाजपा के प्रवक्ता साहब, यकीन सुरेंद्र जी एक बात बताइए, बहुत विनम्रता से सवाल करना चाहता हूं, आपको नहीं लगता कि आप लोग बड़े दोषी हैं ऐसे क्रॉनिक कैपिटलिस्ट तैयार करने के लिए? गौतम अडानी का पिछले दिनों एक इंटरव्यू आया था, उसमें उन्होंने राजीव गांधी के प्रति आभार जताया था। बोले देश में उद्योग के लिए वातावरण बनाने की शुरुआत राजीव गांधी ने की थी और उनके समय में जो काम शुरू हुआ उससे हमें प्रेरणा मिली। और ये बात केवल बयान तक नहीं है, घटनाक्रम से है। 1988 में जिस समय गौतम अडानी ने अडानी एंटरप्राइजेस बनाई, उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। और ये पोर्ट उनके हवाले कर दो, एयरपोर्ट उनके हवाले कर दो, तो रिकॉर्ड ये बताते हैं कि अडानी एंटरप्राइजेस को जो पहला पोर्ट मिला, जिसे मुद्रा पोर्ट के रूप में जानते हैं, देश का सबसे बड़ा पोर्ट है, वो 1995 में। और देश की सियासत के संदर्भ में इतिहास ये बताता है सुरेश भाई कि 1995 में देश में कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार थी। नरसिम्हा राव जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे और आर्थिक उदारीकरण के जनक आदरणीय मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री थे। क्या कहते हैं सुरेश राजपूत जी, उस समय पर आपकी नीतियों ने ऐसे लोग तैयार कर दिए, इसका कोई अपराध बोध आपको है? मैं आपको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सर, आपने इतना बढ़िया सवाल पूछा। मैं ईमानदारी से हिमांशु भाई बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जी। ये हमें गर्व है, हमने ये ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। कम से कम आपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आंख खोल दी, भास्कर जी जैसे लोगों की आंख खोल दी कि हमने एटमॉस्फेयर तैयार किया, हमने ऐसे उद्योगपति बनाए जो देश के कानून व्यवस्था में रह करके जिन्होंने तरक्की की। खाली अडानी ने नहीं तरक्की की, अंबानी साहब ने भी की, टाटा ने भी की, बिरला ने भी की, इन्फोसिस भी बनी, उसके बाद सत्यम भी बनी, उसके बाद आपको बताऊं विप्रो भी बनी। मैं आपको सॉफ्ट पावर हम लोगों की इतनी बड़ी बनी, टीसीएस भी बनी, उसी समय आपके सामने होगा, हजारों हजार कंपनियां बनी। ऐसे एनवायरमेंट को बनाने का हमें गर्व है। लेकिन हमने कभी भी अपने उद्योगपतियों से कहा कि आप देश के लिए काम कीजिए। हमारे समय में सारे उद्योगपतियों ने देश के लिए काम किया, और अटल बिहारी जी के समय में भी उद्योगपतियों ने देश के लिए काम किया। इकलौती 2014 के बाद ऐसी सरकार आई है जब सरकार उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। पहली सरकार ऐसी आई है 70 साल में, किसी आदमी की हिम्मत नहीं हुई, नेहरू जी से लेकर अटल जी तक या मनमोहन सिंह जी तक, कि कोई उद्योगपति हमारे प्रधानमंत्री के कंधे पे हाथ रख दे। पहली बार ऐसा हमने ऐसा सीन देखा जिससे देश का सर शर्म से झुक गया, जब मुकेश अंबानी जी ने कंधे पे हाथ रखा नरेंद्र मोदी जी के। जब गले मिले एक उद्योगपति से, 20 फीट दूर से उद्योगपति बात करते थे प्रधानमंत्री से, काम लेते थे, जो नियम तय कान चीजें होती थी वो सारी चीजें होती थी मनमोहन सिंह जी के भी समय में, अटल जी के भी समय में। सुरेश जी एक बात बताइए, थोड़ा मेरा आपसे सवाल है, अगर आप अन्यथा ना लें।
आप जिनका उल्लेख करते हैं ना, वो प्रधानमंत्री थे। अब जो शख्स है वो अपने आप को प्रधान सेवक बताता है, वह अपने आप को प्रधान सेवक बताए और कंधे पर हाथ होने को लेकर ऐतराज करे। दोनों बातें कैसे होंगी? थोड़ा ये संकट हो गया ना। क्या कहेंगे आप इसको लेके? भाई ये वाला एहसास ही खत्म कर दिया, वीआईपी कल्चर ही खत्म किया जा रहा है, लाल बत्ती हटाई जा रही है, उस प्रकार की चीजें हटाई जा रही हैं। उसी के अंदर बताया चौकीदार बताया अपने आप को। अब आप अपने आप को चौकीदार भी बताओ, आप अपने आप को सेवक भी बताओ। उसके बाद सुरेंद्र जी आप इस पे सवाल करो ये हाथ क्यों रख दिया, तो रखा ही जाएगा ना भाई। अब आप कहो कि चौकीदार पे हाथ रख दिया, तो भाई रख ही सकते हैं। अगर कोई भी आदमी अपने आप को सेवक बताए, कोई भी आदमी अपने आप को सेवक बताए, कोई आदमी चौकीदार बताए, ये उसके अपने ऊपर है और हम उसकी सहजता की तारीफ भी करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर बैठा है वो चौकीदार, प्रधानमंत्री के पद पर बैठा है वो सेवक जी। और क्या सबसे पहले अपने आप को सेवक जवाहरलाल जी ने भी कहा था जी। जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, प्रधानमंत्री को देश चलाना है और देश 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है हमारा प्रधानमंत्री। इसलिए जब देश के बाहर जाते हैं तो हम अपने आपसी मतभेद राजनीतिक भूल करके उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं। इसका मैं आपको बताऊं, जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे तो कुछ लोगों ने हंगामा किया था कि साहब 2002 और फलानी चीज ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने क्यों नहीं होना चाहिए भाई? हमारा प्रधानमंत्री गया है, वो कोई भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं है। तो जब वो प्रधानमंत्री जाकर के देश के नेतृत्व की बात करता है तो नेतृत्व करने वाला भले ही सेवक हो, उसके साथ एक डिग्निटी मेंटेन होगी, उसके साथ डिग्निटी मेंटेन होगी। लेकिन एक किस्सा है, ये किस्सा मैं साझा करना चाहता हूँ, थोड़ा विषांतर हो जाएगा, पर सुरेश राजपूत जी ने बात कही है तो साझा होना चाहिए। आजादी के बाद जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो वो किस्सा किताबों में उल्लेखित मिलता है कि वह दौरे पर गए थे तो एक बूढ़ी महिला ने, ये पीठ पे हाथ को लेकर परेशान है सुरेश राजपूत जी, उल्लेख ये आता है कि एक बूढ़ी महिला ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रधानमंत्री थे उनका गिरेबान पकड़ लिया था और उनसे सीधा सवाल किया कि आजादी के बाद तुमको तो प्रधानमंत्री का पद मिल गया, हमको क्या मिला? आजादी के बाद आम आदमी को क्या मिला, आम जनता को क्या मिला? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सदाशयता थी, उनका व्यक्तित्व था। उन्होंने जवाब दिया, मां तुझको ये मिला कि तुझे ये हैसियत मिली कि तू देश के प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़कर पूछ सकती है कि हमें क्या मिला। ये देश की आजादी है। देश इस दृष्टिकोण के साथ रहा है। बहरहाल निशांत जी मेरे साथ में, मैं विषयांतर नहीं करना चाहता। अडानी समूह के संदर्भ में निशांत जी सोशल मीडिया पे बहुत सक्रिय है। निशांत जी हमें हर घंटे में अपडेट कर रहे हैं, इतने अरब स्वाहा, इतने अरब स्वाहा। निशांत जी जानना ये चाहता हूं, देश के एक उद्योगपति की संपत्ति घट रही है और उसके साथ साथ देश के तमाम निवेशकों की भी संपत्ति घट रही है जिन्होंने उसमें निवेश किया है। ये प्रसन्नता का विषय होना चाहिए या परेशानी का विषय होना चाहिए? इस विषय के संदर्भ में संकट भी इसलिए कि एक बाहर बैठी हुई कंपनी अपनी रिपोर्ट के आधार पर ऐसा वातावरण बना रही है। यह बताने की चेष्टा अडानी समूह ने की है कि यह हमारे संदर्भ में नहीं, भारत के संदर्भ में, भारत की संभावनाओं के संदर्भ में ऐसा प्रयास किया जा रहा है क्योंकि हमारी संभावनाएं लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही, दुनिया के लोगों से। आपका दृष्टिकोण क्या है निशान जी? डॉक्टर साहब 3-4 बातें कहूंगा। शुरुआत वहां से करूंगा जहां से आपने शुरुआत की जी, कि सोशल मीडिया पे मैं बहुत एक्टिव हूं और इतना एक्टिव हूं कि आज मुझे फेसबुक से बैन कर दिया गया है क्योंकि कहीं चुभ रहा है किसी को शायद। खैर, मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने भाजपा के प्रवक्ता को भी सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, आपकी जो सवाल है उसको भी मैंने ध्यान से सुना। मैं शुरुआत यहां से करूंगा कि अदानी समूह का जो नुकसान है वो देश का नुकसान नहीं है, एक धंधाधारी बिजनेसमैन का नुकसान है। हाँ, वो इतना बड़ा बना दिया गया है गुब्बारा कि उससे संलग्न जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं उसके खुद के डायरेक्ट 23,000 एम्प्लॉइज हैं और इनडायरेक्ट जो लोग उससे कनेक्टेड हैं वो इतने बड़े गुब्बारे में से हवा निकलने या फूटने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। यही एक बड़े कॉरपोरेट के गिरने से या परेशान होने से परेशानी देश के अंदर होती है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि वो तिरंगा ओढ़ करके उनका ऑस्ट्रेलियाई सीएफओ हमको ज्ञान बांटे। दूसरी बात, अदानी समूह इतना बड़ा कल नहीं बना, धीरे धीरे बन रहा था, लेकिन पिछले साल भर में कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया। भाजपा प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात करी सिंह साहब ने कि देश में अगर कोई कॉरपोरेट या कोई भारतीय मूल का बिजनेसमैन आगे बढ़ रहा, उन्होंने नाम गिनाए
कि कांग्रेस को या किसी अन्य पार्टी को, विपक्ष को तकलीफ हो जाती है अगर टाटा की बात करें, अंबानी की करें, अदानी की करें। तो मैं ये याद दिला दूं कि जब टाटा कंपनी उस समय भारत के अंदर आई थी जब भारतीय जनता पार्टी तो छोड़िए आरएसएस का भी जन्म नहीं हुआ था। तो ये ज्ञान हमें ना या किसी को भी ना बांटा जाए। दूसरी बात, अदानी और अंबानी कल पैदा नहीं हुए। धीरू अंबानी, सर उंगली नीचे करिए क्योंकि 5 मेरे पास है, मैं गिना रहा हूं, थोड़ा आराम से नंबर आपका आएगा। दूसरी बात, जब अदानी, एक बार निशा जी की बात सुन लेते हैं, मैं आपके पास आऊंगा, आप निश्चिंत रहिए जी। क्योंकि तकलीफ ये है कि हम इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के चाहे नेता हो, प्रवक्ता हो या फॉलोअर्स हो, उन्हें अंधभक्त कहते हैं क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते। जरा चक्षु खोलिए और समझने की कोशिश करिए। आपने कहा बाहर की एक कंपनी ने बताया, यही बाहर की कंपनियां जब हमें देश के अंदर गाइडेंस देती हैं कि किस तरीके से चला जाए, किस तरीके से बिजनेस आगे किया जाए, तब तो ग्लोबल समिट्स में जा करके प्रधानमंत्री से लेकर के अंबानी और अदानी तक तालियां बजाते हैं कि हम इस तरह करेंगे। और आज अगर वहीं बाहर की किसी कंपनी ने अगर हकीकत दिखाई है तो उसमें मैं इसलिए हकीकत कहता हूं क्योंकि उसकी वजह से यही हमारे भारत के निवेशक जो हैं, मैं और आप नहीं, उन्होंने अंबानी को बाद और अदानी को ठुकरा दिया। भाई किसका पैसा लगा है? हम 5 लोग पैनल पे लगे हैं, क्या हम सट्टा खेल रहे हैं? हम नहीं खेल रहे। निवेशक कौन है? क्यों निवेशक यानी भारतीय लोग जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को फुल मेजोरिटी की सरकार बना के वोट दे के बैठी है, यही वो लोग हैं, यही वो आम जनता है, यही वो कॉर्पोरेट्स हैं, यही QII है, यही लोग हैं जिन्होंने आज की तारीख में अंबानी को रिजेक्ट किया पहले और आज अदानी को रिजेक्ट किया। क्यों किया? हम और आपने नहीं किया, कांग्रेस भाजपा की बात ही नहीं आ रही है जी। लोग बहुत समझदार हैं। लोगों ने उस बाहर की कंपनी, जिसको मैं कोट अनकोट बाहर की कंपनी कहूंगा, उसकी बात में बिलीव किया। हम भारतीयों ने किया, बीजेपी कांग्रेस ने नहीं किया, निवेशकों ने किया। तीसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हर एक को डॉक्टर साहब, कि क्या हमने बचपन से ये नहीं सीखा कि बहुत जल्दी कमाई, इज्जत या पैसा हमेशा गलत रास्ते से आता है? कौन सा प्रवक्ता या नेता यहाँ पे सर्टिफिकेट बांटेगा कोर्ट का कि नहीं अंबानी ने बहुत सही तरीके से कमाया और अदानी ने बहुत सही तरीके से कमाया? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब पुरानी कंपनियां हैं जो धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। ये एकदम से इतना बड़ा गुब्बारा बनने का तात्पर्य यही होता है और इसीलिए ये सवाल लोगों के मन में आता है। हम 5 लोगों के मन में नहीं है। हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं, लेकिन हम 5 सट्टा बाजार या शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा रहे इस समय। आम जनता ने गौतम अदानी के झूठ को भांप लिया है और इसीलिए जब आप ये सवाल करते हैं कि देश के इतने बड़े कॉर्पोरेट को जब नुकसान हो रहा है, तिरंगे की बात हो रही है, तो ये प्रसन्नता का विषय है, बिल्कुल प्रसन्नता का विषय है। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को या किसी अन्य दल को राज्य में या केंद्र में यही जनता फुल मेजॉरिटी से जिताती है तो प्रसन्नता का विषय होता है। तो यही जनता जब निवेशक होकर के अदानी जैसों को अगर भगाती है तो ये अति प्रसन्नता का विषय। तो ये अति प्रसन्नता का विषय। निशांत वर्मा जी ने एक बात कही जिसके लिए मुझे विनीत जी के पास जाना ही पड़ेगा। निशांत जी का कहना है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इतनी पुरानी कंपनियां, पर ये जिस तरक्की की है, जितने बड़े बने, सीधे रास्ते से कैसे बन सकते हैं? आप तो इस क्षेत्र में बड़ा अध्ययन रखते हैं विनीत जी, इस सवाल का उत्तर देंगे क्या? कैसे बने? तो आपको मैं एक मजेदार किस्सा बताता हूँ जी। कि 2020 में हम लोग जब अडानी को मिले जी, तो हम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मिले जी। क्योंकि हमें समझना था कि इनके जो ये रेशोज है जो हमको बहुत डेंजरस लगते थे जी, तो उनको हमको डीप में स्टडी करना पड़ा जी। तो हम इनकी कंपनीज को जाके मिले एंड हमको इतना कॉन्फिडेंस आ गया उनको मिलके। हम लोग ने उनके साथ 3-4 दिन गुजारे, सारी साइट्स को हमने इंस्पेक्ट किया, उनकी वास्तविकता देखी एसेट्स की, और उनके साथ लगभग 2-3 महीने के संपर्क के बाद में हमको कन्विक्शन आ गया कि ये जो स्टॉक्स है ये गुब्बारा नहीं है, इसमें सॉलिड फंडामेंटल्स है और इन्होंने जो ये विरासत खड़ी की है ना जी, ये आम आदमी नहीं कर सकता जी, और इसका फ्रूट्स उनको स्टॉक मार्केट ने रीरेट कर दी जी, यही कहना है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या काम ऐसा किया टाटा, तकरीबन 125 साल की विरासत। निशा जी एक बार ये बातचीत पूरी हो जाए। 125 साल की विरासत, बिरला
वह भी तकरीबन 125 साल की विरासत। ये इसके मुकाबले कहीं ठहरते नहीं है। जिस गति से गौतम अडानी या अडानी समूह का साम्राज्य बढ़ता हुआ जा रहा है, इनकी समझ टाटा की या बिरला की, उनका समर्पण, उनकी यहां पे कार्य पद्धति, उनके यहां का संस्कार, ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी लोग सराहना नहीं करते। पर फिर भी तरक्की की रफ्तार वैसी नहीं। तो निशांत जी अगर ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई इतनी ज्यादा तरक्की कैसे, तो इसके अंदर में कुछ फर्क बताइए ना। आपको मैं एक ही चीज बताता हूं जी कि अगर आप इनकी जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी देखेंगे जी तो इन्होंने एक ही मस्त काम क्या किया जी कि उन्होंने इंडिया की जो विजन है जी उसके साथ अलाइन हो गई। जी मोदी जी चाहते थे कि अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की हो, उन्होंने उसके साथ अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी सारी अलाइन की जी और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक्सपर्टीज है जी वो कोई और कंपनी नहीं कर पाया। जितने भी कंपनी से लार्सन टूब्रो आपको आप छोड़ के जी जितने भी इंडिया में कंपनीज आए इंफ्रास्ट्रक्चर में जी वो सब बेहाल हो गए। जी एक ये अध्ययन है ठीक- विनीत जी का, विनीत जी उसके अनुसार तथ्य रख रहे हैं। निशान जी आपकी असहमति हो सकती है, पर मैं चाहूंगा आपकी असहमति अपने तक सिर्फ रहे। ऐसा नहीं कि आप विनीत जी को निजी तौर पर टारगेट करते हुए बात कहें, क्योंकि हम कोई राजनीतिक मंच पर नहीं है। राजनीतिक मंच पर यह बात ठीक लगती है, तथ्य की दृष्टि से जो आपकी असहमति है मैं उसे सुनना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। मैं बिल्कुल तथ्य के तौर पे, क्योंकि ये मार्केट विश्लेषक हैं, तो मैं मार्केट के तौर पे ही बता दूं। जी मैं इसीलिए अदानी अंबानी लोगों को पेपर टाइगर कहता हूं। ये जी कागजी शेर हैं, जी क्योंकि अगर इनकी पॉलिसीज को लेकर के चलेंगे, जो आप सर बता रहे हैं कि जी इन्होंने स्टडी किया, तो मैं आज भी बता दूं कि इस शेयर मार्केट में अंबानी और अदानी के जो हाल में गिरावट दोनों की दिख रही है, जी उससे पहले भी अगर इस देश का सबसे बड़ा अगर कोई कॉन्ग्लोमरेट था और है और डिसिप्लिन्ड है, वो है टाटा ग्रुप। जी टाटा ग्रुप के भी नीरा राडिया टेप्स आए थे, टाटा ग्रुप के भी एयर इंडिया को लेकर के तमाशे हुए थे। उनके तो शेयर मार्केट में ऐसे बवाल नहीं हुए, धमाल नहीं हुए और नीचे नहीं गिरे, क्योंकि वो बेसिकली, मैं टाटा को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, जी मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, बिकॉज मार्केट की बात हो रही है। तो अगर कोई सट्टा बाजार में हर्षद मेहता बनने निकलेगा, तभी वो ये हाल होता है कि आज पतंग उड़ी और कल कट गई। अगर आप अदानी का भी इस समय देखेंगे तो विलमार को तो प्रॉब्लम नहीं हो रही, एसीसी को इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही, गुजरात अंबुजा को नहीं हो रही, बिकॉज वो ऐसी चीजें हैं, ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो इन्होंने या तो बनाई या खरीदी। अब अगर ये नहीं भी उस कंपनी के मालिक रहेंगे, कोई और आएगा तो भी सीमेंट तो बिकेगा। लेकिन जो पेपर टाइगर का ट्रांसमिशन का काम इन्होंने किया, पेपर टाइगर का जो शेयर मार्केट में ग्रीन्स का किया, पेपर टाइगर का शेयर मार्केट में अदानी एंटरप्राइजेस, क्या है प्रोडक्ट अदानी एंटरप्राइजेस की जो उसका 4100 पे भाव था 2 महीना पहले? क्या प्रोडक्ट है वो? सिर्फ वहां पे आप सरकार से लिए हुए प्रोजेक्ट के बदले में बैंकों या दूसरी जगहों से लोन लेकर के शेयर मार्केट में कैपिटल डाल करके अलग अलग तरीके से अपनी वेल्थ बनाना बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आज मार्क जुकरबर्ग का है। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक पे वर्चुअल दुनिया बेचता है, कभी $6 बिलियन एक दिन में हारता है, कभी $12 बिलियन एक दिन में जीतता है। ये पेपर टाइगर हैं। ये पेपर टाइगर है। निशांत वर्मा जी एक व्याख्या के साथ अपनी बात को रख रहे हैं। मुझे आना था मल्होत्रा जी के पास, लेकिन उससे पहले विनीत जी की बात सुनना चाहूंगा। और निशांत जी ने जो कंपनियों का उल्लेख किया, एसीसी और अंबुजा, ये वो कंपनी है जो इस देश में सीमेंट के क्षेत्र में बड़ा नाम रखती है, पर इनको 1 साल पहले अडानी समूह के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया। उसके संदर्भ में ही निशांत वर्मा बता रहे हैं कि मौजूदा क्राइसिस में भी इन कंपनियों पर बहुत फर्क नहीं पड़ा। हालांकि आंकड़े मेरे पास में है, अंबुजा का शेयर 24 जनवरी को 498 रुपए था, अब 372 रुपए है, 26% की गिरावट है। एसीसी 2336 रुपए था, अब 1920 रुपए आज की तारीख में है, 18% की गिरावट है। लेकिन निशांत वर्मा जी की बात की पुष्टि होती है। अडानी एंटरप्राइजेस 56%, अडानी ट्रांसमिशन 50%, अडानी टोटल गैस 69%। तो जो गिरावट बाकी कंपनीज के संदर्भ में, वैसी गिरावट इन दो कंपनी के संदर्भ में नहीं दिख रही है, क्योंकि इनकी बुनियाद मजबूत है। ऐसा तर्क निशांत वर्मा जी का है। जी विनीत जी, अब आप कुछ कहेंगे? मैं एक निशांत जी को एक चीज बताना चाहूंगा जी कि टाटा मोटर्स और टाटा स्टील जी एक बार 2 डिजिट में भी चले गए। जी 400 से 68 रुपए हुआ था। सहमत हूं और आपकी बात से। जैसे तकरीबन 5-1 साल fundamentals पहले की बात है, 4-5 साल पहले की।
और जैसे फंडामेंटल्स चेंज हो गए, अच्छे हो गए, तो ऊपर आ गए जी। तो ऐसा नहीं है कि टाटा ग्रुप ने मार नहीं खाई है। टाटा ग्रुप ने भी मार खाई है, रिलायंस ग्रुप ने भी मार खाई है और इंडिया ने भी मार खाई। दूसरी चीज, जहां तक हम इसकी बात करें, विल्मार और अडान और एसीसी और अंबुजा की बात करें, तो ये जो स्टॉक्स लिए गए थे, जो टेक ओवर किए गए थे होलसेल ग्रुप के, जो एसीसी और अंबुजा, इसमें क्या था कि इनकी ड्यू डिलिजेंस ऑलरेडी बहुत बार हो चुकी थी जी मार्केट में। इनमें सफल निवेशक थे, एफआईएस थे, सारे थे। तो इन्होंने जब ये टेक ओवर की कंपनी, इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को कॉन्फिडेंस है कि ये कंपनी ठीक तरह से चल रही है, पहले में कोई गफला नहीं है, ये टेक ओवर हुआ। ये टेक ओवर। तो निशान जी आपकी बात की पुष्टि कर रहे हैं विनीत जी, जो आप बात कर रहे हैं कि मूलभूत रूप से सुदृढ़ कंपनी थी, पेपर टाई करनी थी आपके शब्दों के अनुसार, तो ये कंपनियां जमीन पे काम करती रही, इसलिए उसकी स्थिति है। लेकिन मैं एक आखिरी टिप्पणी आपसे चाहता हूं विनीत जी, ये घटनाक्रम आने वाले समय में भारत की संभावनाओं को कितना प्रभावित करेगा? अडानी महत्वपूर्ण है, पर यह बात तो सत्य है कि अडानी ही भारत नहीं है। भारत बहुत बड़ा देश है, 137 करोड़ लोगों का देश है। भारत की संभावनाएं, भारत का व्यापारिक परिवेश, इसके संदर्भ में कोई टिप्पणी आप करेंगे आने वाले समय के लिए? मैं आपको बताता हूं कि भारत की जो इकोनॉमी है बहुत विशाल होने वाली जी, बहुत ही ज्यादा विशाल, यहाँ से 7-8 गुना अगले 20 साल में हो जाए जी। उसमें अडानी जी का जो फोकस रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही रहेगा जी। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया में ऑल द टाइम न्यू एंटरप्रेनर्स क्रिएट होते जा रहे हैं जी, जो जिसपे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। हम लोग अडानी पे इसलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि वे 10 साल में थोड़ा उभर के आए, इनका थोड़ा सा गुजरात के साथ ज्यादा नाता है और इसको पॉलिटिकल बनाया गया जी। यही मैं कहना चाहता। इतना ही बात करे जा रहे हैं। निशान जी आपका संक्षेप। एक बहुत छोटा सा सवाल है मार्केट एक्सपर्ट से। जी। अदानी इंफ्रा, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ये, अदानी वो, सब कुछ ठीक है, ये अदानी एंटरप्राइज जो कि सबसे बड़ा है, उसका प्रोडक्ट क्या है जो 4000 पे भाव चलता है? क्योंकि जो आप गिना रहे हैं रोचक उसका सवाल अपना है, जिम्मेदारी बनती है विनीत जी से पूछ ले जाए। या अडानी एंटरप्राइजेस क्या करता है? सर, अडानी एंटरप्राइजेस का टर्नओवर आप देखोगे 1 लाख करोड़ के ऊपर है जी। वो इंडिया का 50% कोल का बिजनेस करता है जी। ओके। इनके पास 7 एयरपोर्ट्स है जी। इनकी लास्ट ईयर एबिटा 1000 करोड़ थी, इन्होंने 6 महीने में ही 1200 करोड़ रुपए की एबिटा बनाई है जी। ये इंडिया का 25% डेटा सेंटर्स बनाने वाले हैं बाय 2030। ये डिफेंस में है जी। ये वाटर में है जी। ये इंडिया का जो कॉपर डेफिसिट है उसका कॉपर प्लांट लगा रहे हैं, इनकी एक कोल टू पीवीसी प्लांट आ रहा है और मैं कितने बिजनेसेस गिना। अडानी का एम्पायर इतना विराट है कि हम लिखते लिखते थक जाते हैं क्योंकि अगले 15 दिन में इसमें कुछ नई डेवलपमेंट होती। तो कुल मिलाकर ये निशा जी आपको सवाल था, उन्होंने अपनी तरफ से उसका उत्तर दिया। अगर आपकी कोई आपत्ति है तो आप अपनी आपत्ति साझा कर दो। बिल्कुल, मैं ये साझा कर रहा हूँ इस बात पे कि जिसके अंदर ये फ्यूचर में क्या होगा और किस तरीके से वो डेवलपमेंट करेंगे, नो। अदानी एंटरप्राइजेस की हर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो कमोडिटीज से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है वो शेयर मार्केट में कहीं ना कहीं है। ये अम्ब्रेला जो एईएस है अदानी एंटरप्राइजेस का जो है, ये अपने आप में सिर्फ शेयर मार्केट में उछाल लाके अपनी वेल्थ इंक्रीज करने के लिए मेरे हिसाब से है और इसीलिए वहां घाटा हो रहा है, इसलिए वहां घाटा हो रहा है। बहरहाल में अब आखिरी टिप्पणी के लिए मेरे साथ 2 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं, बारी बारी से मुझे उनके पास जाना है। पहले मेरी जिम्मेदारी सुरेंद्र राजपूत जी के संदर्भ में बनती है, देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल। वह इस मौजूदा घटनाक्रम में वस्तुतः अब चाहता क्या है, यह बात जानने में दिलचस्पी है। सुरेंद्र जी, कांग्रेस का नजरिया इस पूरे मसले के संदर्भ में क्या होना चाहिए? हाँ, हम 3 चीजें चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे निवेशकों का हित सुरक्षित हो, हम अपने बैंकों का और एलआईसी का जो है वो हित सुरक्षित रखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस घटनाक्रम की जांच जेपीसी के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज के द्वारा उसमें हो, सुपरविजन में हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। देश कहीं बड़ा है,
इन सारी चीजों से अगर हिडनबर्ग ने भी कहीं कोई गलत काम किया है तो उसको भी उसके किए की सजा मिले, वरना गौतम अडानी साहब ने अगर कोई गलत काम किया है तो निश्चित तौर पर उनको सजा मिले, और जो लोग भी कल्प्रिट हों वो सजा के हकदार हैं। बड़ी ईमानदार बात सुरेश राजपूत जी ने कही। सुरेश राजपूत जी ने 3 बातें चाहिए। एक, इस देश के जो निवेशक है उनके हित सुरक्षित हो। दूसरा, जो इस देश की संस्थाएं हैं, LIC या देश के राष्ट्रीयकृत बैंक, उनका निवेश सुरक्षित हो। और तीसरा ये, इस पूरे मामले की जांच होकर जो दोषी हैं वो सामने आए और उन पर कार्रवाई हो। अब सुखप्रीत जी, आपसे जानना ये चाहता हूं, देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल ने एक जवाबदेही राजनीति के तहत अपने मुद्दे रख दिया। अब देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल से जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर है, क्या इन बातों को संज्ञान लेंगे, क्या इन आशंकाओं का समाधान करेंगे, या विपक्ष तो कुछ भी बोलता है इतना कहकर निकल लेंगे? ऐसी बात नहीं है हिमांशु भाई। अगर किसी का हित यहाँ पे अगर हर्ट हुआ है, अगर निवेश का पैसा कहीं संकोच में है, वो हर आदमी, देखो अगर ये बात शेयर मार्केट की है तो सेबी को इन्वॉल्व होना चाहिए, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट लेनी चाहिए। और वैसे तो इन लोगों को सेबी पे भी विश्वास नहीं होगा, कल को ये सेबी पे भी क्वेश्चन कर देंगे। अगर किसी कॉर्पोरेट समूह को अगर मौका मिल रहा है इस देश में ग्रोथ करने का, और उसके FPO आने से पहले कोई ऐसी झुंझलाहट और गलत अगर कोई सही है या गलत, वो रिपोर्ट आगे आने वाले टाइम में पता लग जाएगी। अगर वो रिपोर्ट से उसको नुकसान हो रहा है तो हमें उसकी भी जांच करनी चाहिए, उसको भी देखना चाहिए। करना चाहिए तो आप इसके संदर्भ में ऐलान क्यों नहीं करते, यही तो सवाल है। कुल मिलाकर हम बातचीत के मर्म में पहुंचे तो समझ में ही आता है कि देश बहुत बड़ी संभावनाओं की ओर आगे बढ़ रहा है। ये लगातार देश को बताया जाता रहा। पिछले कुछ समय में देश के तमाम औद्योगिक समूह तरक्की भी कर रहे हैं। अडानी समूह की तरक्की निश्चित रूप से चमत्कारी रही है, लेकिन इस घटनाक्रम ने जरूरत खड़ी कर दी है कि इस विषय की स्पष्ट जांच होनी चाहिए। अब वो जांच भारत सरकार के द्वारा प्रत्यार्पित होकर हो, JPC के द्वारा हो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो, पर इस मसले में अगर हिडनबर्ग ने कोई साजिश की है तो वो साजिश बेनकाब होनी चाहिए। अडानी समूह की जिम्मेदारी बनती है कि इस मसले के संदर्भ में जो उसने अपने बयान में कहा था कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, वो बयान तक ही सीमित न रहे, बल्कि वो कानूनी कार्रवाई के लिए तुरंत कदम उठते हुए दिखें, ताकि लोगों का भरोसा बने कि ये समूह वाकई अपनी बात पर कायम है। इस समस्या का तात्कालिक रूप से परिणाम भले ही नकारात्मक हो, लेकिन अगर इस प्रकरण के चलते हम सही कहानी को समय रहते सामने ला पाएंगे तो शायद भारत की संभावनाओं के प्रति ज्यादा भरोसा पैदा कर पाएंगे। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। निशांत जी, माफी चाहूंगा आप देर से जुड़े और हम आपके पक्ष को और ज्यादा विस्तार नहीं दे पाए, लेकिन कुल महत्वपूर्ण बात यह कि देश अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। ऐसे झटके इन संभावनाओं को खारिज न कर दें, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। क्या हम ऐसा कर पाएंगे, ये जानने में दिलचस्पी है। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर गौतम अडानी को समर्पित है। चुनौतियां आती हैं, चुनौतियां किसके जीवन में नहीं आती, पर उन चुनौतियों से मुकाबला किया जाता है, पीछे नहीं हटा जाता। और इसी बात को शायर ने कहा है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। शकील आजमी ने यह शेर कमाल का लिखा। हम ये शेर अडानी समूह को समर्पित करते हैं। हौसले के साथ रहिए, वक्त के साथ अपने आप को सही साबित कीजिए। अपने आप को सही साबित करेंगे तो आपका कहा हुआ अपने आप ही साबित होगा। इसलिए जिम्मेदारी अब अडानी समूह की कि वह अपने आप को सही साबित करे। इस उम्मीद के साथ अब मुझे दीजिए कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए